नमस्कार, मैं हूं आशीष अग्रवाल और आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज। चलिए मुद्दे की शुरुआत करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विदेश दौरों को लेकर एक बार फिर देश में राजनीति तेज हो गई है, लेकिन इस बार विदेश दौरों के साथ साथ विपक्ष राफेल और मणिपुर पर भी सवाल उठा रहा है। दरअसल पीएम मोदी फ्रांस समेत कई देशों के दौरों पर विदेश गए हुए हैं, लेकिन फ्रांस में दो बड़ी बातें हुई। एक, पीएम की फ्रांस यात्रा के दौरान भारतीय नौसेना द्वारा आईएनएस विक्रांत वाहक के लिए 26 राफेल समुद्री लड़ाकू विमानों को प्राप्त करने के सौदे की घोषणा की गई, और दूसरा, पीएम मोदी फ्रांस की बेस्टिल डे परेड में सम्मानित अतिथि के रूप में शामिल हुए। मगर विपक्ष ने इन्हीं सब बातों को लेकर सवाल उठा दिया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि राफेल ने पीएम मोदी को बेस्टिल डे परेड का टिकट दिला दिया, जबकि मणिपुर जल रहा है और यूरोपीय संघ की संसद भारत के आंतरिक मामलों पर चर्चा कर रही है, लेकिन पीएम चुप हैं। लगातार विदेश यात्राएं, राफेल विवाद और मणिपुर हिंसा समेत देश में आई आपदा पर प्रधानमंत्री या बीजेपी कुछ नहीं बोलेगी। हालांकि पीएम की यात्रा से ठीक पहले यूरोपीय संसद ने एक प्रस्ताव अपनाया, जिसमें भारत सरकार से मणिपुर में हिंसा को रोकने के लिए प्रयास तेज करने को कहा गया, जिस पर भारत ने कहा कि भारत के आंतरिक मामलों में इस तरह का हस्तक्षेप अस्वीकार्य है और औपनिवेशिक मानसिकता को दर्शाता है। देखिए, मैं प्रधानमंत्री का कोटि कोटि धन्यवाद करता हूं और अभिनंदन करता हूं कि आज दुनिया के तमाम मजबूत और बड़े देश भारत की तरफ देख रहे हैं, इसलिए कि प्रधानमंत्री की जो दृढ़ इच्छा शक्ति वाली नेतृत्व है वो दमदार है। वो अपने देशवासियों को आगे बढ़ाने का जो संकल्प किया हुआ है उसमें वो आगे बढ़ रहे हैं। और फ्रांस और भारत की जो दोस्ती है, जो उसका मिसाल कायम हुआ है, वो दुनिया देख रही है। जिस तरीके से तमाम रक्षा से लेके और सामाजिक समरसता तक भारत के अंदर भी एक बड़ा हर्षोल्लास का माहौल फ्रांस से आया, और वहाँ पे फ्रांस में भी सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा से लेके और तमाम चीज़ें, प्रधानमंत्री को किस तरीके से उन्होंने स्वागत किया, प्रधानमंत्री की जो लोगों ने वहाँ पे जो प्रवासी रहते हैं उनका फ्रांसीसियों ने, ये सारी चीज़ें ये बताती है कि आज भारत दुनिया के सर्वश्रेष्ठ देशों में एक देश बनता हुआ दिख रहा है। मैं पुनः उनका अभिनंदन करता हूँ। देखिए, जहाँ तक उनको वहाँ पुरस्कार मिला और हाईएस्ट पुरस्कार है फ्रांस का, तो हम सब लोग खुश हैं। वो देश के प्रधानमंत्री हैं, बीजेपी के नेता नहीं, और दोनों का संबंध भी मजबूत रहे, अच्छी बात है। लेकिन वहीं से ही बातें उठती हैं कि किस तरह से राफेल डील में घोटाला हुआ है। तो एक पक्ष यह भी है, लेकिन दूसरे देशों से मित्रता तो कायम की जा रही है। मणिपुर से दुश्मनी क्यों की जा रही है? मोदी जी ने एक लफ्ज अभी तक नहीं बोला। मणिपुर में अभी भी हिंसा उस स्तर पर तो नहीं है, लेकिन जारी है, और हजारों लोग अभी भी विस्थापित हैं। तो वहाँ का जो अंतर्द्वंद है और तीनों ग्रुपों के बीच लड़ाई है, तो उसमें बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं आया, और डबल इंजन। तो आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विदेश दौरों को लेकर एक बार फिर देश में सियासत तेज हो गई है, लेकिन इस बार विदेश दौरों के साथ साथ विपक्ष राफेल और मणिपुर पर भी सवाल उठा रहा है। दरअसल पीएम मोदी फ्रांस समेत कई देशों के दौरों पर विदेश गए हुए हैं, लेकिन फ्रांस में दो बड़ी बातें हुई। एक,
पीएम की फ्रांस यात्रा के दौरान भारतीय नौसेना द्वारा आईएनएस विक्रांत वाहक के लिए 26 राफेल समुद्री लड़ाकू विमानों को प्राप्त करने के सौदे की घोषणा हुई। और दूसरा, पीएम मोदी को फ्रांस की बेस्टिल डे परेड में सम्मानित अतिथि के रूप में शामिल किया गया। चलिए फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौट रही हैं। मुद्दे की शुरुआत करेंगे। 3 खास मेहमान बड़े मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सीधा उन्हीं के पास चलेंगे और चर्चा की शुरुआत करेंगे। देशबंधु दीक्षित साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं, बीजेपी नेता। मुन्ना खान साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस नेता। और डॉक्टर अजय तिवारी, राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप तीनों का बहुत स्वागत है। शुरुआत मैं आपके साथ करूंगा। दीक्षित जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेश दौरों पर हैं, लेकिन विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है और इस बार विदेश दौरों के साथ साथ राफेल और मणिपुर को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। प्रधानमंत्री का एक वीडियो वायरल हो रहा है सोशल मीडिया में, जिसमें 20 घंटे वो कैसे काम कर लेते हैं ये सवाल करते हुए कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अब विपक्ष उसी वीडियो को कहीं ना कहीं ये कहकर रीट्वीट्स कर रहा है, वायरल कर रहा है कि आखिर मणिपुर के लिए 20 घंटे का वक्त भी क्यों नहीं है प्रधानमंत्री के पास। बहुत बहुत धन्यवाद आशीष जी, और एएनबी के सभी दर्शकों को नमस्कार और पैनल के सभी साथियों को नमस्कार। अब आपने जैसा कि चर्चा उठाया, अभी फ्रांस का जिक्र आप कर रहे थे, तो वहीं से मैं उठाता हूँ। चाहे फ्रांस हो, चाहे इससे पहले की यात्रा हो अमेरिका की, चाहे मिस्र की, आपने देखा होगा विश्व के अनेक देशों ने भारत के गौरव का भी मान बढ़ाया और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री का भी मान अपने देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों को देकर न वैश्विक स्तर पे न केवल भारत का प्रधानमंत्री का वरन भारत का भी मान बढ़ाया है जी। और आपने देखा होगा 2014 से जब से हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री ने देश की बागडोर संभाली है, तब से हमारे विदेशों में 2004 से 14 तक का जो भारत का को लेकर लोगों की सोच थी, उसमें आशीष जी आप भी बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं और बड़ी प्रमुखता से कह सकते होंगे कि वो परिदृश्य और वो परिकल्पना बदली है। आज वैश्विक स्तर पर भारत को वह सम्मान और वह स्थान प्राप्त है जो 2004 से 14 तक की कांग्रेस अग्नि सरकार में कभी नहीं मिला जी। और देश जो है आक्रांताओं में और एक तरह से असफलता और निराशा में डूबा था। और जिस दिन से सरकार हमारी प्रधानमंत्री ने डोर बांधी, आपने देखा होगा जो आपने अभी चर्चा की कि वह 24 घंटे में 20 घंटे काम करने वाले, अथक काम जी। और यह बात मैं बड़े एक छोटा सिपाही भारतीय जनता पार्टी होने के नाते कह सकता हूं कि 12 वर्ष लगभग गुजरात में और 9 वर्ष यहाँ लगभग 22 वर्ष सार्वजनिक जीवन में हुए हैं जी। मैं विपक्ष के किसी एक पार्टी का नाम नहीं लेता हूं, लेकिन यह मैं चुनौती देता हूं कि विपक्ष का कोई भी नेता प्रधानमंत्री के दामन पर एक दाग भी नहीं लगा सकता। और यह बड़ा खेद का विषय है कि विपक्षी हमेशा कहते हैं भाजपा का प्रधानमंत्री। अरे सौरव जी, प्रधानमंत्री देश का होता है। भारतवर्ष एक लोकतांत्रिक देश है और इतने बड़े लोकतांत्रिक देश में लोकतांत्रिक तरीके से चुना गया प्रधानमंत्री, आप उसको कहते हैं भाजपा का प्रधानमंत्री। आप भारत के वैज्ञानिकों का अपमान करते हैं समय समय पर और कहते हैं कि क्या नाम है, उनकी सत्यता पे जांच बनते हैं। जो वैक्सीन लोगों की भलाई के लिए इतनी बड़ी अभी कोविड महामारी आई, उसको आप कहते हैं भाजपा की वैक्सीन है। अरे फिर देश की रक्षा करने वाले सैनिकों से ये प्रमाण मांगते हैं। बड़ी हास्यास्पद स्थिति है। अब आते हैं जो मूल बिंदु आपने जो उठाया मणिपुर का। अरे मणिपुर की जो हिंसा है, यह विपक्षियों का चुनाव जैसे आपने आशीष जी आपने देखा होगा, सारे विपक्ष ये महा जो ठगों का गठबंधन मिलकर एक कुत्सित प्रयास करता है, बार बार नववरण भारत के लोकतांत्रिक अखंडता को विखंड करने का प्रयास करता है। ये तोड़ो जोड़ो की राजनीति, तोड़ डालेंगे, फोड़ डालेंगे, दंगा कर देंगे। इससे पहले आप देख ही रहे होंगे पश्चिम बंगाल का भी मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ। वहां भी एक मुख्यमंत्री है, नाम नहीं लूंगा।
आपने देखा पंचायती त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव चल रहे हैं और कितने ज्यादा से ज्यादा भाजपा के कार्यकर्ताओं इन्होंने दौड़ा दौड़ा के मारा है और जान से मारा है और लोकतंत्र की नृशंस हत्या की है। अब आप बताइए, वहां पर इन्होंने चुनाव के दौरान इतनी बुरी से बुरी घटना कर और उसका ठीकरा भी भाजपा और भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी प्रधानमंत्री का थोड़ा। और रही बात जम्मू का, आप देखिए, अगर हमारे सकारात्मक प्रयास हो तो हमारे प्रधानमंत्री और हमारे गृह मंत्री, हमारे रक्षा मंत्री का यह प्रयास रहा कि पूरे भारत में इस 9 वर्ष में आपने देखा होगा कहीं भी छिटपुट, अरे इवन जिस कश्मीर की बात करते थे जहां आपने देखा होगा पीओके से ईंटबाज पत्थरबाजी चलती थी, आए दिन दंगे होते थे, वहां इतना बड़ा जीवट फैसला लेकर धारा 370 समाप्त करने का अगर काम किया तो हमारे प्रधानमंत्री के आज आप जाइए, आज आप आशीष जी इस बात को नकार नहीं सकते। कोई भी मीडिया बंधु और स्वयं आप भी गए हैं और मैंने इसी डिबेट पे आपने भी कई विजिट की और कई बार कवरेज की और आपने कहा देखा कितनी बड़ी शांति व्यवस्था है। और फिर आऊंगा मणिपुर में ये जो प्रयास किया गया, आप देखें धीरे धीरे हमारे गृह मंत्री भी गए और हमारी ठीक है, मैं जवाब लूंगा, लेकिन मुझे फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना है। एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौट रही हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। सीधा मेहमानों के पास चलेंगे और चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। 3 खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बड़ा सवाल ये कि विदेश दौरों पर, मणिपुर पर और राफेल को लेकर विपक्ष प्रधानमंट्री पर सवाल उठा रहा है। मुन्ना खान साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मुन्ना खान साहब, सीधा आपके पास आऊँगा। आज राहुल गांधी ने भी ट्वीट करके तंज कसा है, सवाल उठाए हैं कि आखिर चुप्पी क्यों मणिपुर पर? राफेल की वजह से फ्रांस में सम्मान मिला, ये कांग्रेस को क्यों लगता है? मुन्ना खान साहब, अगर कोई दूसरा बड़ा देश भारत का सम्मान कर रहा है, भारत के प्रधानमंत्री का सम्मान कर रहा है, तो वो तो पूरे देश का सम्मान हुआ ना। ठीक है, लगता है आवाज़ नहीं मिल पा रही है अभी। अजय जी, आपके पास आऊँगा। कैसे देखते हैं आप ये जो राजनीति हो रही है देश में? प्रधानमंत्री जब विदेश जाते हैं और देश में राजनीति शुरू हो जाती है, विपक्ष सवाल उठाने लगता है। कहाँ तक इसको आप जायज़ मानते हैं? क्योंकि जो सम्मान प्रधानमंत्री को विदेशी धरती पर मिल रहे हैं, कहीं ना कहीं वो हर भारतीय का सम्मान है। आशीष जी, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से देश की प्रत्येक जनता को प्रणाम करता हूं और पैनलिस्ट जो भी बैठे हैं, आदरणीय दीक्षित जी, इनको भी प्रणाम करता हूं। दीक्षित जी की एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी और आपने उसमें जो अभी बताया कि वाकई भारत देश के प्रधानमंत्री का जिस तरह से विदेशों में सम्मान हो रहा है, उस से भारत देश के प्रत्येक व्यक्ति का सम्मान बढ़ रहा है। और अभी दीक्षित जी चर्चा कर रहे थे बंगाल पे, मणिपुर पे, तो ये देश के अंदर जो राज्य बने हैं, या राज्य के नेतृत्व की जिम्मेदारी है कि इस घटिया तरीके से लोकतंत्र को खराब करने वाले लोगों के लिए एक तहसीलदार चिन्हित होता है, एक एसडीएम होता है, एक डीएम होता है। वह डीएम एसडीएम क्यों नहीं संवेदनशील और अति संवेदनशील इलाकों को चुनकर बदमाशों पर गतिविधि अच्छी नजर रखकर उन्हें कैद करके और जरूर से जरूर सजा देनी चाहिए, ताकि उनको लोकतांत्रिक सिस्टम को खराब करने वाले के साथ उचित कार्रवाई करनी चाहिए जी। लेकिन अभी जो मणिपुर में हुआ वही दशा मणिपुर में भी है। अभी आपके चैनल पर अभी बताया जा रहा था कि जब मोदी जी विदेश जाते हैं तो मोदी जी वे विदेश में जो प्रवासी रहते हैं, मैं आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूं कि जो भी व्यक्ति भारत देश का विदेश में रहता है वह प्रवासी नहीं होता, वो अप्रवासी होता है, क्योंकि उसका इमिग्रेशन सर्टिफिकेट बनता है और इमिग्रेशन की हिंदी अप्रवासी होती है। भारत देश के राज्य में एक राज्य से दूसरे राज्य में रहने वाला व्यक्ति प्रवासी होता है
और इसको मोदी जी ने साबित किया है। और मोदी जी ने इन प्रवासियों के लिए प्रवासी श्रमिक कार्ड बनाने का काम शुरू किया है। आज मणिपुर ले लीजिए, मध्य प्रदेश ले लीजिए, बंगाल ले लीजिए, गुजरात ले लीजिए, महाराष्ट्र ले लीजिए, हरियाणा ले लीजिए, प्रवासियों पर अत्याचार होता है। इसका मतलब राज्य सरकार का नेतृत्व ठीक नहीं है। जहां तक रही बात मोदी जी के परचम की, मोदी जी के नाम की, तो निश्चित तौर से प्रधानमंत्री का नाम हुआ है, भारत देश को गर्व है। लेकिन नरेंद्र मोदी के नाम पर चुनाव जीतने वाले सांसद, नरेंद्र मोदी जी के नाम पर चुनने वाले विधायक, ये क्यों नहीं समझते हैं कि हमें राज्य में, देश में ऐसा काम करना चाहिए कि वह कर्नाटका जीत सके, वह हिमाचल जीत सके, वह राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ जीत सके। एक नया एग्जाम्पल आया है कि जिस नरेंद्र मोदी जी का परचम पूरे विश्व, पूरे भारत में चर्चा का विषय बना है, और उसी नाक के नीचे 2014 से आज तक दिल्ली भाजपा नहीं जीत पाई। इसके बारे में दीक्षित जी, आपकी टीम को सोचना होगा कि आखिर क्यों दिल्ली नहीं जीत पाए। ऐसा क्या है कि वहां की जनता आपको प्यार नहीं दे रही है? पूरे देश की जनता में आपके लोगों का नाम चल रहा है। आपको इस पर विचार करना होगा, क्योंकि यहाँ की युवा जो बेरोजगार है, यहाँ का गरीब व्यक्ति जो भूखमरी के कगार पर है जी, इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए आपको अपने भारतीय जनता पार्टी में चिंता करनी होगी कि यह राज्य हम क्यों हार रहे हैं। जीतना एक अलग बात है कि ठीक है, परचम लहराया है, मोदी जी का व्यक्तित्व है, भारत देश आज गर्वान्वित है कि नरेंद्र मोदी के नाम पर विश्व में हमारे प्रधानमंत्री की चर्चा होती है, उसकी इज्जत होती है, यह तो गर्व की बात है। लेकिन देश के अंदर विपक्षी का काम है हंगामा करना। विपक्ष मजबूत होना चाहिए, इससे घबराने की जरूरत नहीं है। विपक्ष मजबूत होगा तभी अपनी बात रख पाएगा, और पक्ष का काम है इस देश को सही ढंग से संचालित करना, जो भारतीय जनता पार्टी संचालित पूरी तरह नहीं कर पा रही है। अगर कर पा रही होती तो दिल्ली जीत चुकी होती, अगर कर पा रही होती तो कर्नाटका न हारी होती, यदि कर पा रही होती तो हिमाचल न हारी होती, और महाराष्ट्र में इस तरह से आरोप नहीं लगते। ऐसी स्थिति में आशीष अग्रवाल जी, आप, हमारा और आपका काम तो सिर्फ यही है, समाज में समरसता लाना। आज दिल्ली में देखिए 1 करोड़ से ऊपर, 4-5 करोड़ से ऊपर मुंबई, कलकत्ता में 60-65%, आसाम में 60-65%, गुजरात में 30-35%, हरियाणा में 25% प्रवासी अपने राज्य को छोड़कर उस राज्य में रहकर उस राज्य का विकास कर रहे हैं। क्या हुआ आपके कोरोना में? नरेंद्र मोदी जी ने पूरी बौछार लगा दी, सबको दवा देने का काम किया, लेकिन राज्य के नेतृत्व ने क्या किया? प्रवासियों को दर दर की ठोकरें पाने के लिए मजबूर कर दिया। चलिए ठीक है। जबकि आज उन्हीं प्रवासियों की वजह से गुजरात, महाराष्ट्र, हरियाणा, दिल्ली, बंगाल, आसाम विकास करता है। इन प्रवासियों के बारे में भी इस देश की सरकार को सोचना होगा, और मुझे खुशी है कि प्रधानमंत्री ने प्रवासी श्रमिक कार्ड बनाकर उन प्रवासियों के हित का काम किया। ठीक है, मैं आऊंगा आपके पास। दीक्षित जी, ये ठीक है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार विदेश नीतियों पर, विदेश के मामलों पर बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, मगर जिस तरह से देश के जो आंतरिक मामले हैं वो यूरोपीय संसद में उठें, ये भी अच्छी बात नहीं है। मणिपुर में हिंसा हुई, मणिपुर में लोगों का नुकसान हुआ, संवेदनाएं पूरे देश की मणिपुर के साथ हैं। सरकार ने जो संभव प्रयास थे वो किए, ये सरकार का और बीजेपी का दावा है। लेकिन इतने संवेदनशील मुद्दे के ऊपर यूरोपियन संसद तक मामला पहुंच रहा है, और सवाल ये उठ रहे हैं कि प्रधानमंत्री की ओर से या प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से एक ट्वीट भी नहीं किया गया, तो ये क्या जायज़ है? क्या इसके ऊपर मंथन नहीं होना चाहिए?
आशीष जी बहुत अच्छा सवाल उठाया। अभी हमारे राजनीतिक विश्लेषक साहब बोल रहे थे तो मैं उन्हीं की बातों में जोड़ रहा हूँ। देखिए वो यह तो मानते हैं कि भारत का सम्मान बढ़ा। अब देखिए भारत एक बहुत बड़ा विशाल लोकतांत्रिक देश है और यहाँ बहुत सारे राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं, और जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं वहाँ पे आप देख लें आशीष जी, इस बात से आप सहमत होंगे, और जहाँ पे विपक्षी, देखिए लोकतांत्रिक देश में एक व्यवस्थाओं के तहत ही राज्य सरकारें अपना कार्य संचालित करती हैं, और राज्य सरकारों का यह दायित्व है कि वह अपने राज्य में वह कानून व्यवस्था के लिए उत्तरदायित्व होती। अब रही बात भारतीय जनता पार्टी की, जहाँ जहाँ सरकार है, एक उदाहरण मैं अपने ही प्रदेश का दूं। मैं उत्तर प्रदेश से निवासी हूँ और उत्तर प्रदेश का निवासी हूँ। यहाँ आपने देखा इससे पहले ही सपा और बसपा की सरकारें रही। आशीष जी एएनबी की तरफ से आपने भी बहुत सारी कवरेज यहाँ देखी। सपा और बसपा की सरकारों में यही उत्तर प्रदेश एक बीमारू राज्य कहलाता था और आए दिन दंगों का प्रदेश कहलाता था। आज आपने देखा कि 2 बार हमारे मुख्यमंत्री, यशस्वी लोकप्रिय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार यहाँ काम कर रही है और बहुत अच्छा। और हमारे बाबा बुलडोजर यहाँ विपक्षी जानता है, और कोई भी अगर कुत्सित प्रयास करेगा, देश के या राज्य की कानून व्यवस्था छेड़छाड़ करेगा, तो उसे मालूम है बुलडोजर चल पाएगा। उसी प्रकार भाजपा की जहां भी राज्य सरकारें हैं, और जहां चाहे केंद्र सरकार से संचालित हो, चाहे डबल इंजन की सरकार हो, या प्रदेश जिस प्रदेशों में भाजपा की सरकारें, वहां की कानून व्यवस्था देख लीजिए, राज्य सरकारों द्वारा कोई भी दंगा नहीं हुआ। अभी आपने देखा है एक विपक्षियों ने बैठक की है। अभी मैं उदाहरण दे दूं, पिछले ही कुछ दिनों की बात है आपको बताऊं, बिहार में देखिए विपक्षियों के महागठबंधनों की जो गठबंधन हुई, उसके बाद आपने देखा भी 2-3 दिन पूर्व बर्बरता पूर्वक लाठी चलाई गई। अरे प्रदेश की जनता पे बर्बरता पूर्वक लाठी चलाने का ज्ञान वहाँ के मुख्यमंत्री को और हमारे राजनीतिक विश्लेषक जाते थे, सीएम डीएम को उनको बर्खास्त करना चाहिए। वह जवाबदेही होता है। अगर डीएम अपने जिले में कानून व्यवस्था और एसडीएम और एसपी नहीं कर सकते तो उनको तत्काल उनको उनके पद से हटाना चाहिए, यथोचित कार्रवाई करनी चाहिए। और रही बात मणिपुर में, आपने देखा हमारे अमित शाह ने जैसे आह्वान किया, वहां देखिए शांति व्यवस्था धीरे धीरे केंद्र की तरफ से भेजी गई फौजों ने वहां पे मणिपुर में दंगों को स्थापित करके और शांति व्यवस्था कायम करने के लिए, और स्कूल भी धीरे धीरे खुल रहे हैं, शांति व्यवस्था। चलिए ठीक है, कहीं ना कहीं शांति व्यवस्था कायम हो रही है मणिपुर में, ये आपका कहना है, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं मणिपुर के लोग ये चाहते हैं कि मणिपुर पूरी तरह शांत हो। फिलहाल मुझे एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना है, एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौट रहे हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। सीधा मेहमानों के पास चलेंगे और चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। 3 खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रतन जी, आपके पास आऊँगा। ये जो सवाल विपक्ष उठा रहा है प्रधानमंत्री के लगातार विदेश दौरों को लेकर, विदेश की नीतियों को लेकर, मणिपुर को लेकर और राफेल को लेकर, बड़ी बात ये है कि कहीं ना कहीं भारत की जो छवि है वो विदेशों में, या यूं कह लीजिए पूरे ग्लोबल स्तर पर काफ़ी उभर कर आ रही है। लेकिन इसके बावजूद सवाल उठाना कहां तक जायज़ है? देखिए आशीष भाई, प्रधानमंत्री की विदेश की जो यात्राएं होती हैं जी, उन्होंने 8,500 करोड़ का एरोप्लेन ले लिया, 12,000 करोड़ की 4 व्हीलर ले ली, कई करोड़ का मफलर पहनते हैं, चश्मा पहनते हैं। ठीक है, वो अपने आप को फकीर कहते हैं, लेकिन एक अच्छे प्रधानमंत्री हैं। उनकी अपनी एक कला है बात करने की। लेकिन विदेश की अगर बात करते हैं तो कौन सी विदेश नीति पे उन्होंने सफलता पाई है? एक तरफ चाइना आग दिखा रहा है, घुसपैठ कर रहा है, दूसरी तरफ अगर अमेरिका जाते हैं तो 75 सांसद लिखकर प्रधानमंत्री का विरोध करते हैं। भारत के अंदर हाहाकार मचा हुआ है, महंगाई हो, बेरोजगारी हो, किसान आत्महत्या कर रहे हैं। इस देश के लिए उन्होंने अब तक कुछ भी नहीं कर पाए, सिर्फ झूठ और फरेब की राजनीति करते हैं। राफेल का जो घोटाला हुआ वो पूरे देश ने देखा है, किस प्रकार एक दिवालिया हुई कंपनी कह सकते हैं अनिल अंबानी जी को 10 दिन पहले वो कंपनी रजिस्टर होती है और उनको राफेल का ठेका दे दिया जाता है।
उसके बाद आशीष भाई पूरी तरीके से यह सरकार विफल हुई है और इस देश की जनता इनसे सवाल पूछ रही है और हिसाब मांग रही है कि पिछले 9 सालों में आपने 100 लाख करोड़ रुपए इस देश पे कर्जे लाद दिए। न तो आप रोजगार दे पाए, न तो महंगाई कम कर पाए, न तो इस देश को कुछ अलग दे पाए। तो विपक्ष तो अभी सवाल पूछ रहा है और 2024 में सवाल और तेजी से पूछे जाएंगे। अभी संसद का सत्र शुरू हो रहा है, पूरे विपक्ष के लोग मीटिंग कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने लगातार मीटिंग की है, बैठक की है। अब देखते तो जाइए, सदन चालू होने दीजिए। प्रधानमंत्री एक भी शब्द अगर बोल लिए तो इसी चैनल पे आके मैं आपको फिर डिबेट करने के लिए तैयार। ठीक है, दीक्षित जी जवाब दीजिए। अरे आशीष जी, केवल झूठ की टोकरी लगाकर ये लोग केवल यशस्वी प्रधानमंत्री को बदनाम करने का और भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करने की कोशिश साजिश करते हैं। अरे आप बता दीजिए, कौन सा व्यक्ति होगा जो विदेश में जाकर अपने देश की बुराई करता है? अरे सामान्य शिष्टाचार होता है। 52 वर्षीय युवा राजकुमार श्रीमान राहुल गांधी जी यूरोप में कौन सी बात करते हैं? और आपको बता दें, 22 वर्षों के सार्वजनिक जीवन में आप एक भी आरोप सिद्ध नहीं कर पाए। और ये कांग्रेस की सरकारें जहां रही, केवल भाषावाद, क्षेत्रवाद, संप्रदायवाद, जातिवाद के नाम पर केवल वैमनस्य फैलाने की। अभी एक दिन पहले आपकी सरकार इतनी बड़ी नीतीश की तारीफ कर रही थी, बर्बरता पूर्वक जनता पर लाठियां, उस पर आप जवाब नहीं देते। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री आपके बगल में बैठी थी, वहां की त्रिस्तरीय चुनाव में आपने इतनी आतंक फैला दिया और आप उस पर जवाब नहीं देते हैं। आप यशस्वी प्रधानमंत्री पर केवल, और ये भी बता दूं, कांग्रेस के व्यक्ति न सड़क पर है न संसद में, केवल कमरे के अंदर बैठकर एसी कमरों में ट्विटर खेलते हैं और रोज सवेरे उठते हैं। और आशीष जी, इनका केवल एक प्रयास होता है, कोई ऐसा मुद्दा हमें मिले, वो भी संकीर्ण मुद्दा, जिसपे बदनाम करने की कोशिश की जाए, देश के मान गौरव को घटाने का काम किया जाए। और जब पूरा देश बार बार 2014 में चुनाव हुए, आम चुनाव, उसमें हम सीटें जीते। 2019 के आम चुनाव में 2014 से ज्यादा सीटें जीते। अब इनको मालूम है कि ये हताशा, निराशा है कि 2024 में हैट्रिक मारकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार पुनः आ रही है और यह इनकी कुंठा है। और आपको देख रहे हैं, ये जितने विपक्षी दल हैं, सबने आजमाया। ये बार बार हिमाचल कर्नाटक की बात करते हैं। अरे हिमाचल कर्नाटक में हम हारे, हम नहीं समझा पाए। उत्तर प्रदेश में भी तो ये आप बात चर्चा कर लीजिए, गुजरात की भी तो बात कर लीजिए। 27-28 साल से आपके खाते तक नहीं खुले। आप दिल्ली की बात करते हैं, दिल्ली में आपने चर्चा की, 7 सांसद हमारे हैं। अरे आप जो ये काम कर रहे हैं ना, चाहे अयोध्या का मुद्दा लिए, इतना बड़ा विश्व का धरोहर अयोध्या बन रहा, आप आके देख जाइए। धारा 370 की समाप्ति हुई, फौजियों के पेंशन की बात हुई। इनका गरीब, किसान, शोषित, वंचितों से कहीं कोई रास्ता नहीं, केवल ये छद्म राजनीति करते हैं। और आपको बता दें, सूक्ष्म प्रसिद्धि पाने के लिए केवल भारतीय जनता पार्टी, ठीक है, मैं आऊंगा आपके पास दीक्षित जी, द्वारा चुने गए प्रधानमंत्री को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, और 2024 में आपको बता दें, यही रतन जी आपके पास आऊंगा। रतन जी, एक सीधा सा सवाल है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो सम्मान ग्रहण कर रहे हैं विदेशी दौरों के दौरान, चाहे वो अमेरिका की बात हो, फ्रांस की बात हो, किसी और देश की बात हो, वो व्यक्तिगत तौर पर तो सम्मान वो ग्रहण नहीं कर रहे कि वो सम्मान सिर्फ नरेंद्र मोदी को मिल रहा है, वो सम्मान भारत के प्रधानमंत्री को मिल रहा है। और जो भारत के प्रधानमंत्री हैं वो किसी पार्टी के या किसी एक राज्य के या कुछ चुने हुए इलाके के, जिनको आप चुनिंदा इलाके कह लीजिए, उनके प्रधानमंत्री नहीं हैं, वो पूरे भारत के प्रधानमंत्री हैं। 130 करोड़ की जो आबादी है भारत देश की, उसका नेतृत्व करते हैं। अगर उनको कोई सम्मान विदेशी धरती पर मिल रहा है तो वो सम्मान पूरे भारत का सम्मान है। ठीक उस तरह से जब पाक के कोई मंत्री किसी दूसरे देश में जाते हैं और अगर वहाँ पर उनको किसी कारणवश अपमानित होना पड़ता है तो वो पूरे उसके देश का नुकसान, देश का अपमान होता है।
तो ऐसे ही जो उनको सम्मान मिल रहा है, उस सम्मान को स्वीकार करने की बजाय, उस सम्मान का स्वागत करने की बजाय उस पर सवाल उठाना, उस पर तंज कसना, उस पर कटाक्ष करना, ये क्या अच्छी बात है? देखिए आशीष भाई, बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। देश के प्रधानमंत्री हैं, हम उस पद की गरिमा का सम्मान करते हैं, लेकिन तकलीफ तब होती है जब यह प्रधानमंत्री 2014 में इस देश की युवाओं को झांसा दिया, इस देश की युवाओं से झूठ बोला कि हर वर्ष 2 करोड़ रोजगार दे दूंगा, सरकार बना दीजिए। जनता ने सरकार बना दी, युवाओं ने सरकार बना दी। आज तक सुनिए तो सही, अरे सुनिए सही, आपने तो बिना सांस लिए इतना बोल दिया। दीक्षित जी सुन लीजिए, भारत का युवा, दीक्षित जी, सुन लीजिए, दीक्षित जी सुन लीजिए एक बार। देखिए दीक्षित जी, जब आप बोल रहे थे बिना सांस लिए तो मैं सुन रहा था, तो जब मैं बोल रहा हूँ तो आप भी सुनिए। अच्छे प्रवक्ता वही होते हैं, अच्छे प्रवक्ता वही होते हैं जो सुनते हैं। अच्छे भाई, आप हरिश्चंद्र है क्या? आप हरिश्चंद्र है क्या? गलत बात को न आप हरिश्चंद्र है क्या? आप सुनिए, मैं बोल रहा हूँ तो आप सुनिए, नहीं तो आप बोलेंगे तो मैं भी बोलूंगा, तो डिबेट अच्छे से नहीं हो पाएगी। देखिए आशीष भाई, प्रधानमंत्री पद की गरिमा का सम्मान करते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री की पद की गरिमा का सम्मान तब करेंगे जब उन्होंने 2014 से लेकर अब तक जो वादे किए थे, चाहे अच्छे दिन के वादे हो, महंगाई कम करने की बात हो, काला धन ला के 15-15 लाख देने की बात हो, युवाओं को हर वर्ष 2 करोड़ रोजगार की बात हो, किसानों की आय को दुगना करने की बात हो, यह भारतीय जनता पार्टी नहीं, स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने मुखार बिंद से जनता के सामने बात रखी थी, जो नहीं हो पाई। और यह विपक्ष के नेताओं को लगातार टारगेट करते। अगर आप देश के प्रधानमंत्री हैं तो एक नियत होनी चाहिए आपकी, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का प्रमुख नेता हो या कांग्रेस पार्टी का हो या विपक्ष का कोई भी दल का हो, आप समान नजर से उनके ऊपर उनको टारगेट करिए, जांच करवाइए। लेकिन आप अभी 10 दिन पहले मध्य प्रदेश में चिल्ला रहे थे गड़ा फाड़ फाड़ के कि सारे एनसीपी के घोटालेबाजों को जेल में डालेंगे, एनसीपी के 70,000 करोड़ की जांच करवाएंगे, सिंचाई घोटाला, खनन घोटाला, बैंक घोटाले का नाम ले रहे थे, और सारे के सारे घोटालेबाजों को उसके दूसरे दिन आपने भारतीय जनता पार्टी के साथ महाराष्ट्र सरकार में शामिल करके उन्हें ईमानदारी का सर्टिफिकेट दे दिया। ये क्या है? यही तो जनता सवाल पूछ रही है आशीष भाई, हम सम्मान कैसे करें आपका? आप विदेश में जाते हैं, बोलते हैं मुझे शर्म आती है, मैंने ऐसा कौन सा पाप कर दिया कि मैं भारत जैसे देश में जन्म लिया। ये कौन सी बातें हैं? आप प्रधानमंत्री है कि प्रचार मंत्री है, ये क्या है? ये आपको खुद तय करना होगा। देश की जनता वही जानना चाहती है, और सम्मान तो सब देना चाहते हैं। प्रधानमंत्री इंदिरा जी का सम्मान सब करते थे, करते हैं, राजीव जी, नेहरू जी, तमाम लोगों का सम्मान इस देश में किया है, लेकिन उन्होंने इस देश के सामने, इस देश की जनता के सामने झूठ नहीं बोला है। उन्होंने अपनी जान को कुर्बान कर दी, लेकिन देश को झुकने नहीं दिया। लेकिन यह प्रधानमंत्री सिर्फ झूठ फरेब की राजनीति करता है, तो सम्मान कैसे करे आदमी? ठीक है दीक्षित जी, जवाब दीजिए, क्योंकि उसके बाद मुझे अजय जी के पास भी जाना है। नहीं, मैं अपने कांग्रेस के महानुभाव से केवल एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। यह इतनी बातें कर लिए, आपके महागठबंधन के बारे में तो सबको मालूम है, और रही बात महाराष्ट्र की, उन्होंने चर्चा की, 22 वर्ष का उनका सार्वजनिक जीवन है। मैं इन महान भाव से कहता हूँ, एक आरोप ये सिद्ध करते हैं, 22 साल सार्वजनिक जीवन में बहुत होते हैं। ये बार बार कहते हैं झूठ हो, चाहे भारत में कोई काम हो। और आपको बता दें, केवल विपक्ष की सरकारों ने, चाहे कांग्रेस हो, चाहे पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी हो, चाहे बिहार में आपने लूट राज में देखा हो वो लालू की सरकार हो या नीतीश कुमार की, ये सारे जितने घोटालों की सरकार है। अब ये एमपी से बात कर रहे थे, महाराष्ट्र में जो हुआ वह आपको बता दें, पवार जी के जो परिवारवाद के नाम पे ये लूट मची हुई है ना, और आपको बता दें परिवारवाद के नाम पे ये जो देश को लूटने खसूटने का जो विपक्षी एजेंडा है वो अब फेल हो चुका है। और आप ये बात कर रहे थे 2014 2004 से 14 तक धरती से लेके आसमान तक कोई ऐसा घोटाला नहीं हुआ जिसमें इन्होंने धरती को बेच न डाला। अगर मैं घोटाले गिनाऊंगा तो आशीष जी चैनल की डिबेट कम पड़ जाएगी। और उससे भारत का युवा कहीं आहत था। किसानों की बात कर रहे हैं, क्षमा चाहता, 55 वर्ष तक इन्होंने राज किया।
55 वर्षों में ठीक है। अगर भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किसानों को सम्मान देने का बात किया तो ये किया। आजादी से 55-60 साल हो गए, आप बताइए महिलाओं को आज भी रात के अंधेरे में शौच के लिए जाना, अगर उनको इज्जत घर और शौचालय देने का काम किया तो भारतीय जनता, उज्ज्वला योजना के नाम पर करोड़ों लोगों को अगर बिजली देने का काम किया तो भारतीय जनता ठीक पार्टी है, और मैं आऊंगा आपके प्रधानमंत्री ने पास, किया। आऊंगा आपके पास। अजय जी, साल कम नहीं होते आशीष बीजेपी जी। लगातार ये दावे बैंक कर खाते रही नहीं। है अगर कि सिर्फ केंद्र बैंक सरकार खाते की खुलवाने का योजनाओं काम ने किया तो देश भारतीय। की सूरत केवल और आपको सीरत बता बदल दें, दी है। और आपको आम बता दें, आदमी को 1 सीधे रुपया तौर पर जाता था इनके ही एक कार्ड बड़ा से, लाभ प्रधानमंत्री केंद्र ने की कहा योजनाओं की 15 वजह से पैसे हो रहा है। पहुंचते थे। ठीक है दीक्षित जी, रुक 70 जाइए, मैं आऊंगा आपके घोटालों पास। की भेंट चढ़ जाती थी, अपने घोटालों मगर की सवाल बात ये करें, है अपने अजय जी घोटालों की बात न करें। कि क्या वाकई में धरातल पर ऐसी तस्वीर है, क्योंकि उज्ज्वला योजना की जो ये बात कर रहे थे या प्रधानमंत्री किसान निधि की बात कर रहे थे या किसी तीसरी या चौथी योजना की बात कर रहे थे, ठीक है योजनाएं केंद्र ने शुरू की, प्रयास किए, सराहनीय हैं, लेकिन आज भी क्या धरातल पर लोगों को पूरी तरह से इन योजनाओं का लाभ मिल पा रहा है, ये बड़ा सवाल है। आशीष जी, आपने जो यह बात कही है ये वाकई बहुत अच्छी बात है और यह क्वेश्चन बिल्कुल लाजमी है। अभी कांग्रेस के प्रवक्ता जो विपक्षी दल में है आज, जो विपक्ष है, विपक्ष का मजबूत होना लोकतंत्र में बहुत जरूरी होता है ताकि विपक्ष जनता की आवाज को सरकार तक पहुंचा सके। जी। और मैं देख रहा हूं कि विपक्ष अपनी आवाज पहुंचाने में फेल है। फेल इसलिए है, क्या कहां रहती है विपक्ष जब वह बेरोजगार युवा बेरोजगार लोगों की आवाज उठानी हो, महंगाई की आवाज उठानी हो या समाज में समरसता पर आवाज उठानी हो, तो पुरजोर तरीके से वह जंतर मंतर से लेकर के अपनी आंदोलन को क्यों नहीं तेज करती। और आज आपने जो आशीष जी बात कही है बिल्कुल ठीक है। बहुत सी योजनाएं सरकार बनाती है पर धरातल पर सही ढंग से नहीं उतर पाता है। उसका कारण सरकार का शीर्ष नेतृत्व नहीं बल्कि सरकार के अंदर सांसद, विधायक, सरपंच, पार्षद या जिम्मेदार व्यक्ति हैं। उज्ज्वला योजना, सुलभ शौचालय या अन्य सारी योजनाओं में आज भी खामियां हैं। आज भी सुलभ शौचालय कई जगह बने और टूटे, तो क्यों टूटे? उज्ज्वला योजना में जो व्यवस्थाएं दी गई वो सही जगह नहीं पहुंचा, तो क्यों नहीं पहुंचा? इस बात की जांच करना आशीष जी सरकार की जिम्मेदारी बनती है। और यह सरकार अगर इस सोच को नहीं बदलेगी कि अंतिम पायदान के व्यक्ति तक हमारी सुविधा पहुंच रही या नहीं पहुंच रही है, यदि इसकी व्यवस्था नहीं करेगी तो विपक्ष को इसकी आवाज उठानी चाहिए। विपक्ष को हमेशा ख्याल रखना है कि विदेशी ताकत हमारे देश में मजबूती से अपने पैर को पसारने का प्रयास न कर पाए। हमारा कोई भी लीडर हो भारत देश के बाहर जब जाता है तो उसका सम्मान, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, उसका सम्मान हर पार्टी, हर जनता के लिए महत्वपूर्ण होता है। लेकिन देश के अंदर जिस तरह से आज व्यापारी परेशान है, जिस तरह से आज युवा बेरोजगार परेशान है, जिस तरह से आज शिक्षा जगत परेशान है, आरक्षण के मुद्दे पर जिस तरह से लाठीचार्ज बिहार में हो रहा है, आज आप देखिए आशीष जी, एक सवर्ण जाति का व्यक्ति 600 नंबर लाएगा तो सरकारी में एडमिशन होगा। एक SC ST कोटे का व्यक्ति 400 नंबर लाएगा तो उसका तो 200 नंबर का गैप उस विद्यार्थी के सर पर क्यों? उसका क्या गुनाह है कि अगर वह सवर्ण जाति में पैदा हुआ, और उसका क्या गुनाह है जो ST SC में पैदा हुआ? सरकार को इस बात पर ध्यान रखते हुए एक समरसता लाना होगा। जिस तरह से आज UCC कानून पर भारतीय जनता पार्टी बल दे रही है, एक देश एक नियम एक कानून, तो बिल्कुल सही है कि आज एक देश एक नियम एक कानून में सर्वधर्म सर्व जाति को समाहित करके एक कानून बनाने की आज जरूरत है।
और देश के अंदर हर व्यक्ति को, चाहे विपक्ष का हो या पक्ष का हो, उसे समाज के हित के लिए आज सोचना होगा। 35% उन गरीब व्यक्तियों को, शोषित व्यक्तियों को लूटने का काम बंद करना होगा। लुभावनी आदत को छोड़ना होगा। बिजली फ्री, पानी फ्री, अनाज फ्री। अरे क्यों? आज भारतीय जनता पार्टी 80 करोड़ व्यक्तियों को अनाज फ्री बांटना चाहती है। अरविंद केजरीवाल बिजली और पानी फ्री बांटना चाहते हैं। तो ये बट कहाँ रहा? ये लूट रहा है, असली जगह पहुंच भी नहीं पा रहा है। इस बात की जांच होना बहुत जरूरी है और इसके लिए हम आपके चैनल के माध्यम से जनता से अपील करेंगे कि आप सोचिए, पार्टी विशेष पर मत जाइए, व्यक्ति विशेष पर जाइए। जिस व्यक्ति का व्यक्तित्व ठीक हो, समाज के हित में काम करने वाला हो, उस व्यक्ति को चुनाव जिताइए और उसके साथ मिलकर देश को आगे बढ़ाने का काम करें। ठीक है, रतन जी आपके पास आऊँगा। जो बात अभी अजय जी कह रहे थे कि पार्टी नहीं व्यक्ति बड़ा विषय है, क्योंकि पार्टी की नीतियाँ भी तभी अच्छी होती हैं जब व्यक्ति विशेष की नीति अच्छी हो। और कहीं ना कहीं कांग्रेस को ये विडंबना ही है शायद कि सबसे पुरानी और सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद नीतियों के मामले में काफ़ी कुछ झेलना पड़ा है। हालांकि कांग्रेस लगातार ये दावा करती आई है कि कांग्रेस कभी भी भ्रष्टाचार को बढ़ावा नहीं देती, लेकिन ज़्यादातर जो इतिहास रहा है कांग्रेस से जुड़े नेताओं का, जो कि शायद अब आपकी पार्टी के साथ नहीं भी हैं, उनके समय में इस तरह के कई बड़े और गंभीर मामले सामने आए। और शायद यही वजह है कि लोग आज भी जब वोट देने जाते हैं तो वोट देने से पहले उन इतिहास को याद करके इस बात को सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि वोट किया जाए या ना किया जाए, कांग्रेस को वोट दिया जाए या ना दिया जाए। तो ये जो परसेप्शन शब्द बेसिकली है कि परसेप्शन का खेल है, ये जो परसेप्शन है ये आपको बदलने की बड़ी भारी आवश्यकता है। और ये कैसे संभव होगा? क्योंकि जब तक ये परसेप्शन ख़त्म नहीं होगा कांग्रेस को लेकर, तब तक शायद कांग्रेस के लिए चुनौतियां भी ख़त्म नहीं होंगी। देखिए आशीष भाई, यही भारतीय जनता पार्टी है। 2014 के पहले बड़ी जोर शोर से एक नारा दिया करती थी, कांग्रेस मुक्त भारत। आज कांग्रेस युक्त भाजपा बन गई है। कई राज्यों के इनके मुख्यमंत्री जो हैं वो कांग्रेस के नेता थे, कांग्रेस के मंत्री थे, जिनके ऊपर ये पानी पी पी के भ्रष्टाचार के आरोप लगाते थे। आज अपने राज्यों में, अपने पार्टी में लाके मुख्यमंत्री बना के बैठे। कई ऐसे इनके नेता हैं जो आज केंद्र में मंत्री हैं। तो भारतीय जनता पार्टी को सोचना होगा कि कांग्रेस में रहते हुए जितने भ्रष्टाचारी थे, भाजपा में आके वही भ्रष्टाचारी ईमानदार कैसे हो गए? उन्हें राष्ट्रवाद का सर्टिफिकेट किसने दे दिया? कैसे मिल गया? हार्दिक पटेल एक उदाहरण है गुजरात के अंदर, जिनके ऊपर आतंकवाद का आरोप लगाते थे, आज वो राष्ट्रवादी हो गए, गुजरात से विधायक हो गए। तो भारतीय जनता पार्टी के कथनी और करनी में जमीन आसमान का फर्क है। हमारे मित्र अभी बात कर रहे थे, बड़ी अच्छी बात कर रहे थे, मुझे बहुत अच्छा लगा कि हर पार्टी के ऊपर उन्होंने आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी हो, आम आदमी पार्टी हो, सारे लोग फ्री की रेवड़ी बांट रहे हैं। लेकिन जनता को व्यक्ति विशेष पे आना होगा। अब मैं आता हूं आशीष भाई मेन मुद्दे पे। उज्ज्वला योजना का जिक्र हमारे दोनों मित्रों ने किया। देखिए, बड़े बड़े होर्डिंग लगाए गए थे पेट्रोल पंपों पे, महिलाओं को मिला सम्मान। आज वही गैस सिलेंडर 1150 रुपया हो गया। महिलाएं जो हैं आज मजबूरी में लकड़ी पे, चूल्हे पे खाना बनाने पे मजबूर हैं। गैस सिलेंडर बगल में रख दिया गया है। और हमारे मित्र ने कहा कि विपक्ष फेल है। कहां विपक्ष फेल है? राहुल गांधी जी पिछले 9 सालों से मजबूती से आवाज उठा रहे हैं, लेकिन आवाज को बंद करने का काम कौन कर रहा है? आप सदन में आपने देखा कि जब राहुल गांधी जी ने जहरीली शराब का गुजरात का मुद्दा उठाया, किसानों का मुद्दा उठाया, जीएसटी का मुद्दा उठाया, नोटबंदी का मुद्दा उठाया, उनको किसने देखा? उनकी माइक को बंद कर दिया गया है। और आपने देखा एक छोटे से मानहानि के केस में
जिसमें 3 मोदी के ऊपर उन्होंने आरोप लगाया था, वो तीनों मोदी ने मानहानि का केस नहीं किया। चौथा मोदी आता है जिसका नाम तक नहीं लिया, वो मानहानि का केस करता है। 2021 में उसी केस को स्टे लेता है, फिर 23 में उसी केस को रीओपन करके उनको जज साहब ने 2 साल की सजा सुना दी और 24 घंटे के अंदर उनकी सदस्यता रद्द हो गई। उसी 24 घंटे में उनके बंगले को खाली करा दिया गया। ये क्या है? विपक्ष की आवाज को दबाने का काम जो कर रहा है वो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। महाघोटाले, अडानी के महाघोटाले की ठीक है, बात हो विपक्ष रही थी कि की नहीं हो रही? आवाज को दबाने का प्रयास किया जा रहा है, ये आपका कहना है। दीक्षित जी जवाब दे दीजिए, समय मेरे पास कम है। फाइनल कमेंट आपका जल्दी से संक्षिप्त में चाहूंगा। बस मैं 30 सेकंड लूंगा आशीष जी। इन्होंने कहा, देखिए भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री हो या भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में जहां जहां राज्यों में सरकारें हो, हमारा अंत्योदय, हमारा मूल लक्ष्य है और देश के अंतिम व्यक्ति का विकास होना। और दूसरी बात आपको कह दें, हम हर समस्या का, भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व हर समस्या का समाधान ढूंढता है। और विपक्ष की सबसे बड़ी कमी या फेलियर ये है कि वो हर समाधान में समस्या देखता है। अरे आपको बता दें, 55 वर्षों तक यही उत्तर प्रदेश का एक जिला है रायबरेली, यहाँ से लगभग अनेकों बार इनके पिताजी, इनकी माताजी, इनकी नानी जी सांसद रहे और वहाँ का विकास मॉडल आप इनका देख लीजिए। और इवन 25 करोड़ उत्तर प्रदेश के तरफ से मैं कह रहा हूँ कि एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है 25 करोड़ की आबादी। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस जो है समाप्तवादी पार्टी बनी है और भारतीय जनता पार्टी किसी को यह नहीं कहती कि आप अगर हमारी विचारधारा से प्रेरित है और देश और राष्ट्र के मुद्दे पर अगर आपको लगता है कि देश के विकास में योगदान दे सकते हैं तो भारतीय जनता पार्टी में उसका स्वागत है, अभिनंदन है। लेकिन न हम किसी को तोड़ते हैं, लेकिन इन्होंने जो तोड़ो, अरे आप बताइए, कांग्रेस के महानुभाव, कांग्रेस का ही एक दिवंगत प्रधानमंत्री था, उसने शब्द थे कि 1 रुपए भेजता हूं तो 15 पैसे नीचे तक पहुंचता है। 85 पैसे घोटालों की भेंट चढ़ गया। सोचिए 55 वर्षों में कितने लाख करोड़। चलिए ठीक है, वक्त का अभाव है, चर्चा को मुझे यहीं विराम देना होगा। जुड़ने के लिए आप तीनों खास मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार।